नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ इंडियन पेनल कोड, जिसके अंदर मेनली पनिशमेंट की बात की गई है। ये कवर करता है सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 तक। ठीक है जी। तो पनिशमेंट सबसे पहले समझते हैं, पनिशमेंट क्यों दी जाती है भैया। जब हम छोटे थे तो हमें छोटे छोटे रिवॉर्ड्स मिलते थे जब भी हम कोई अच्छा काम करते थे, जैसे कि बाहर घूमने ले जाना या मोबाइल दे देना या टॉफ़ी चॉकलेट दिला देना, है ना। और जब कोई बुरा काम करते थे तो छोटी छोटी पनिशमेंट्स भी मिलती थी कि बाहर आज खेलने नहीं जाओगे, आज घूमने नहीं जाओगे, आज ये टीवी नहीं देखने को मिलेगा, आज मोबाइल नहीं मिलेगा। तमाम तरह की छोटी छोटी पनिशमेंट्स बच्चों को दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमने जो काम गलत किए हैं उन्हें हम रिपीट ना करें, है ना। तो मेन मोटिव जो पनिशमेंट का है वो यही होता है कि जो गलत काम समाज में हो रहे हैं वो रिपीट ना हो। जैसे सीधी सी बात है कि अभी जो कोरोना में मास्क लोगों ने पहनना कब शुरू किया था? जब उस पर फाइन लग गया था कि नहीं पहनोगे तो 500 रुपये का फाइन लगेगा, तो लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। तो पनिशमेंट रूल्स को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सोशल ऑर्डर को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ रूल्स बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अच्छा, सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 53, जहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है। क्या बात कही गई है उसमें? टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में बात की गई है। आप सोच के देखो कितने तरीके की पनिशमेंट हो सकती हैं इन जनरली। सबसे पहली होती है डेथ पनिशमेंट, यानी कि फांसी की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट, है ना। दूसरी होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद। तीसरी होती है इम्प्रिजनमेंट। ये दो तरह की होती है, रिगरस भी होती है, सिंपल भी होती है। यानी कि जब आपको जेल में रहने जाओगे पनिशमेंट के तौर पर तो आपसे फिजिकल वर्क कराया जाएगा अगर आपकी रिगरस पनिशमेंट है, और सिंपल पनिशमेंट है तो आपसे कोई फिजिकल वर्क नहीं कराया जाएगा। ठीक है जी। चौथी होती है फाइन। कई बार पनिशमेंट पैसे के रूप में भी आपको देनी पड़ती है ना, पेनल्टी लग जाती है, फाइन लग जाता है। और चौथी होती है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिया में अलाउड नहीं है। अगर किसी इंसान की 10 करोड़ की संपत्ति है, ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट है वो फैसला सुना देगा कि तुम्हें 10 करोड़ का फाइन देना है, ऐसे तो बर्बादी हो जाएगा वो आदमी। ऐसा नहीं होता है। कभी भी जब फाइन देना होता है तो जितनी भी आदमी की प्रॉपर्टी है उससे कम का ही फाइन उस पर लगेगा हमेशा। ठीक है जी। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि थ्योरीज क्या होती हैं पनिशमेंट की। एक बार आप वो समझ लोगे तो एक अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी आपकी आगे के सेक्शंस को समझने के लिए। ठीक है। 5 तरीके की थ्योरीज होती है मेनली। सबसे पहली होती है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, यानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। किसी ने हाथ तोड़ा तो उसका हाथ तोड़ो, ये होती है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। दूसरी होती है डेटरेंट थ्योरी। इसका मतलब होता है एक एग्जाम्पल सेट कर दो, किसी को इतनी एक्सट्रीम पनिशमेंट दे दो एक ऑफेंस कमिट करने के लिए कि दूसरा 100 बार सोचे उसको करने से पहले, डेटरेंट थ्योरी। ठीक है जी। तीसरी होती है एक्सपायरेटरी थ्योरी। एक्सपायरेटरी मतलब पश्चाताप, रियलाइजेशन, यानी कि जब तक इंसान को ये रियलाइज ना हो जाए कि उसने कुछ गलत किया है तब तक उसे सज़ा देनी है, उसके बाद उसे माफ़ कर देना है। चौथी होती है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी मतलब कि कोई भी जब आप ऑफेंस करने जा रहे हो उससे पहले ही आपको सज़ा मिल जाए। अगर किसी को ये पता चल जाता है कि ये बंदा ऑफेंस करने, कैसे पता चलेगा? हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं तभी रोक दो। तो प्रिवेंटिव थ्योरी किसी भी गलत, बहुत बड़े सीरियस ऑफेंस को होने से पहले रोकने के लिए बनाई गई है। जैसे एक छोटी सी कहानी मैंने बचपन में सुनी थी कि एक डकैत था, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और फांसी होने से पहले वो अपनी माँ से मिला और अपनी माँ का कान खा गया। अब कान क्यों खाया ये पुलिस वाले ने जब देखा तो उसको बड़ा अचंभा हुआ। उसने पूछा कि यार तुमने अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? तो उसने बोला कि यार जब मैं छोटा था ना, बहुत छोटा बच्चा था, तो अपने दोस्त की पेंसिल चुरा के लाया था, तब इन्होंने मुझे नहीं रोका, ना डांटा ना मारा, कोई पनिशमेंट नहीं दी। अगर उस समय ये रोक देती ना तो आज मैं इतना बड़ा डकैत ना बनता, मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना होती, मैं फांसी पर ना चढ़ाया जा रहा होता, इसलिए मैं कान खा गया। उनकी गलती थी जो मैं आज डकैत बना। ये होती है। तो ऐसी चीज़ें ना हो समाज में, इसी सोच के साथ प्रिवेंटिव थ्योरी बनाई गई है कि जब भी कोई छोटा मोटा गलत काम कर रहा है तभी उसको सज़ा दे दो, तभी रोक दो आगे बढ़ने से, है ना। पूरी तरीके से क्रिमिनल मत बनने दो उसको। और 5वीं है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्म, बदलाव, किसी के अंदर बदलाव लाने पर यह फोकस करती है। ये कहते हैं कि भैया जो भी क्रिमिनल है वो किसी कारण से क्रिमिनल है, कोई पैदा नहीं होता क्रिमिनल, है ना। तो ये क्राइम के अगेंस्ट है, क्रिमिनल के अगेंस्ट नहीं है। ये मानते हैं कि वो एक बीमार आदमी है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, उसके माइंड में कुछ गड़बड़ है, वो चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, जीवन में उसके शायद कोई अच्छी दिशा नहीं उसको नज़र आ रही है, उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली है, तमाम और
मोरल एजुकेशन नहीं मिली है, तमाम और चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि उनके अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है ताकि क्राइम ख़त्म हो, क्रिमिनल ख़त्म करना हमारा मोटिव नहीं है, ये कहती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो ये कुछ थ्योरीज थी, इसके बेसिस पर ही पनिशमेंट्स बनाई जाती हैं, ठीक है जी। तो डेथ सेंटेंस की हमने बात की थी। डेथ सेंटेंस जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑफेंस करोगे तो उसकी पनिशमेंट में आप डेथ सेंटेंस मिल जाएगा, ठीक है जी। बहुत ही कम ऐसी पनिशमेंट रखी जाती है जब डेथ सेंटेंस दिया जाता है, क्योंकि क्रिमिनल खत्म हो जाएगा वहाँ पे, तो लोग खत्म हो रहे हैं, क्राइम कहाँ खत्म हो रहा है ना। कहीं जगह हो भी सकता है, कहीं जगह नहीं भी हो सकता, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। अनलेस कोई और तरीका हो ही ना तो डेथ सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है जी। और बिल्कुल ही ख़त्म करना भी ठीक नहीं है, वरना डर ही ख़त्म हो जाएगा लोगों का कि जी फांसी तो होती ही नहीं है, उम्र कैद होगी, उसमें से छूट जाएंगे कुछ ना कुछ करके, है ना। तो डेथ सेंटेंस होता है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है। अगले सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 53A। ये बात करता है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ अगर हिंदी में कहूँ तो काला पानी की सज़ा। ये देश में आज़ादी से पहले दी जाती थी। लोगों को अंडमान एंड निकोबार भेज दिया जाता था कि वहाँ पे रहो, वहाँ पे काम करो, वहाँ पे जो भी मजदूरी करो, जो भी सरकार तुमसे कराएगी, है ना, और वहीं पे सेंट्रल जेल में बंद रहो। तो ये जो सज़ा दी जाती थी आज़ादी से पहले दी जाती थी। आज अगर किसी भी प्रावधान के अंदर ये सज़ा लिखी गई है आईपीसी के अंदर, तो उसको हम मानेंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी उम्र कैद हम उसको डिनोट करेंगे। और अगर किसी सर्टन पीरियड के लिए सज़ा दी गई है तो उस सर्टन पीरियड के लिए आपको जेल में रहना होगा, इम्प्रिजनमेंट हम उसको मानेंगे उतने टाइम के लिए, ठीक है जी। सेक्शन 54 और 55 में बात की गई है सज़ा को कम करने के बारे में, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। बाकी सारे ऑफेंसेस में स्टेट गवर्नमेंट का भी जुरिस्डिक्शन होता है। तो जिसका जहाँ पे जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपका सेंटेंस जो है वो कम्यूट कर सकती है, कम कर सकती है, ठीक है जी। और उसके लिए आपका कंसेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सेक्शन 57 में बात की गई है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जब कोई जज किसी भी इंसान को उम्र कैद की सज़ा सुनाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आखिरी सांस तक उस आदमी को जेल में रहना होगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ वो ये डिफाइन कर सकता है कि इस सज़ा में इतने साल तक उसको जेल में रहना होगा। हो सकता है 15 साल रहना हो सकता है 20 साल रहना हो, तो वो डिफाइन कर देगा उसी सज़ा के साथ, ठीक है जी। 60, अगर हम सेक्शन 60 की बात करें तो वो ये कहता है कि जब भी कोई आपको सज़ा सुनाई जाती है जेल में रहने के लिए, तो वो होली या पार्टली रिग्रेस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 5 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी या 5 साल की रिग्रेस ही होगी। उसमें हो सकता है 2 साल रिग्रेस हो, बाकी सिंपल हो, है ना। इस तरीके से भी जज आपको पनिशमेंट दे सकता है। सेक्शन 63 से 70 तक सिर्फ फाइन की बात की गई है कि फाइन कितना होना चाहिए। देखो, फाइन अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता। जैसे अगर आपने ट्रेन की चेन खींची किसी कारण से जो कि जेन्युइन नहीं था, तो आपको एक लेवल तक ही फाइन या इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 10 लाख का फाइन लगा दिया या 10 साल की सज़ा सुना दी, है ना। वो प्रोपोर्शन में नहीं होगा, वो एक्सेसिव हो जाएगा, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा। अनलिमिटेड हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये कह दोगे जी नहीं 10,000 से ऊपर का फाइन लग ही नहीं सकता किसी भी ऑफेंस में, या 1 लाख से ऊपर का नहीं लग सकता। ऐसा कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है। हो सकता है आपने किसी कंपनी को डिफेम किया जिससे उसका करोड़ों का नुकसान हुआ है, वो तो आपके ऊपर दावा ठोकेगी, और अगर सही साबित हुआ, कोर्ट को लगा कि हाँ सही है, तो आपको पूरा का पूरा फाइन देना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी करोड़ का हो, है ना। तो वो तो करने से पहले सोचना चाहिए ना आपको कि उससे क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि डर भी तो खत्म हो जाता है ना। मान लो किसी के पास 10 करोड़ की संपत्ति है और उसको ये पता है कि अगर मेरे पास फाइन लगेगा मेरे ऊपर कभी भी, तो 1 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का कभी नहीं लगेगा, वो तो फाइन से डरेगा ही नहीं कभी। तो इसलिए फाइन की लिमिट कोई नहीं रखी गई है, लेकिन ये कभी भी एक्सेसिव नहीं होता। जो क्राइम आपने किया है उसी के प्रोपोर्शन में दिया जाता है, ठीक है जी। दूसरी बात कही गई है कि अगर आप फाइन नहीं देते हो, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के बाद आपको उसके बदले इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, यानी कि जेल में बंद किया जा सकता है, ठीक है जी। और सेक्शन 65 की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि जब आपको फाइन ना देने के लिए इम्प्रिजन किया जाएगा, यानी कि जेल में बंद किया जाएगा किसी ऐसी सज़ा में जिसमें जेल भी हो रही है और कुछ फाइन भी देना पड़ रहा है, तो जो फाइन के एवज में आपको सज़ा मिल रही है वो 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी,
उस सज़ा की जो आपको फाइन के अलावा मिली है। ठीक है जी। सेक्शन 67 कहता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, यानी कि कोई भी ऐसी सज़ा जिसमें सिर्फ फाइन के रूप में ही आपको दंड मिला है लेकिन आपके पास उतने पैसे ही नहीं है कि आप फाइन दे सको, तो उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है कि फाइन अगर 50 रुपये तक का है तो 2 महीने की जेल होगी, 100 रुपये तक का है तो 4 महीने की, और इससे बड़ा कितना भी अमाउंट है 6 महीने से ज़्यादा की जेल आपको नहीं होगी। ठीक है जी। सेक्शन 68 में कहा गया है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, यानी कि अगर फाइन की सज़ा मिली है और आपने फाइन भर दिया है तो आपको कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। 69 में कहा गया है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको फाइन की सज़ा सुनाई गई, आपके पास उस समय पैसे नहीं थे तो आपको जेल हो गई, लेकिन कुछ समय बाद आपके पास पैसे आ गए, आपके परिवार के पास आ गए, तो अब ये देखा जाएगा कि कितनी सज़ा आपने काट ली है, कितनी बची हुई है, जितनी बची हुई है उसके प्रोपोर्शन में कितना फाइन आपको जमा करना चाहिए, उतना फाइन अगर आप जमा कर देते हो तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा। प्रोपोर्शन ऑफ फाइन की बात की गई है। 70 में बात की गई है फाइन लिवाइबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ डज नॉट डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। पहली बात है 6 years, यानी कि कोई भी फाइन अगर आपको दिया जा रहा है दंड के रूप में और आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 साल से कम की है, यानी जेल में आपको 6 साल से कम रहना है या 6 साल तक रहना है, तो आपके ऊपर ये लाइबिलिटी है कि 6 साल के अंदर अंदर आपको वो फाइन जमा कर देना है। या फिर अगर आपकी सज़ा 6 साल से ज़्यादा है तो जब तक आपका इम्प्रिजनमेंट चल रहा है, जब तक आप जेल में हो तब तक आप उस फाइन को भर सकते हो। और तीसरी बात, अगर इस बीच आपकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर का फाइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फाइन आपको फिर भी भरना पड़ेगा, आपका परिवार भरेगा, जो भी आपके परिवार के सदस्य होंगे उन पर वो लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी, फाइन तो भरना पड़ेगा। ठीक है जी। सेक्शन 70 ये कहता है, यहाँ पर आपकी फाइन की बात सारी खत्म हो जाती है। सेक्शन 71 पे आते हैं, वो कहता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान को कई सारे ऑफेंसेस की एक साथ सज़ा मिल रही है, तो उसमें भी एक लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि मान लो मर्डर करने की सज़ा अगर आपको 14 साल मिल रही है तो आपने 3 मर्डर कर दिए तो 14 × 3 कर देंगे और उतने साल की सज़ा हो जाएगी, नहीं, एक लिमिट होगी कि जी इतना ही मिलेगा, चाहे कितने भी मर्डर हों। जैसे कि मान लो चोरी की सज़ा है, मान लो 6 महीने सज़ा है और आपने 10 चोरियां करी हैं, तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने × 10 कर दिया तो आपका हो गया 5 साल, तो 5 साल की सज़ा आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है चोरी की मैक्सिमम लिमिट ही 3 साल है तो 3 साल ही मिलेगी। ठीक है जी। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आपके बेयर एक्ट के अंदर ही दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन दी गई हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 50 थप्पड़ मारे तो ऐसा नहीं है कि हर थप्पड़ की अलग अलग सज़ा मिलेगी और उनका जोड़ के एक सज़ा उसको मिलेगी, नहीं, उसको माना जाएगा कि उसने दूसरे व्यक्ति को फिजिकली हर्ट किया है और उसकी जो भी सज़ा मिलती है वो उसको मिल जाएगी। ठीक है जी। दूसरा इलस्ट्रेशन दिया गया है कि एक व्यक्ति दूसरे को मार रहा था, तीसरे ने इंटरफियर किया तो उसने तीसरे को भी मारना शुरू कर दिया। यहाँ पर उसको सज़ा दोनों की मिलाकर मिलेगी क्योंकि उसने दो अलग अलग व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया है। पहले की सज़ा अलग होगी, दूसरे की सज़ा अलग होगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक आदमी ने एक मर्डर किया है, दूसरे ने 3 मर्डर किए, दोनों की सज़ा बराबर नहीं हो सकती ना, बेशक 3 गुना नहीं होगी उसकी, लेकिन कुछ तो ज़्यादा होगी, तो वही यहाँ पे प्रावधान है। अगला चलते हैं सेक्शन 72। सेक्शन 72 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे ऑफेंसेस के चार्ज लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जज जो है वो डाउटफुल है कि इसने एक्चुअल में किया कौन सा है, किस ऑफेंस के लिए ये गिल्टी है, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। ये कंफर्म हो गया कि उसने कोई ना कोई इसमें से ऑफेंस किया जरूर है, जो भी चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं, कौन सा किया ये नहीं पता चल रहा। तो इस केस में क्या होगा, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को मिल जाएगा, यानी कि जो सबसे छोटा ऑफेंस होगा उसकी जो भी सज़ा होगी वही सज़ा अब उसको दी जा सकती है, क्योंकि डाउटफुल है, उसका जो गिल्टीनेस है वो डाउटफुल है। ठीक है जी। सेक्शन 73, 74 जो दो ये सेक्शन हैं दोनों सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के ऊपर डील करते हैं। ठीक है जी। 73 क्या कहता है कि सम पोर्शन ऑफ रिगरस पनिशमेंट जो है वो आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के रूप में दी जा सकती है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? आपको अकेले एक रूम में बंद कर दिया, बिल्कुल अकेले हो आप, कोई और आदमी आपके पास नहीं है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और 74 में इसी की लिमिट बताई गई है
कि आपको मैक्सिमम 3 महीने की ही पनिशमेंट दी जा सकती है, चाहे आपकी कितनी भी सज़ा है, और उसमें भी अलग अलग प्रावधान है। मान लो 6 महीने की सज़ा है तो मैक्सिमम 1 महीना दी जा सकती है, 1 साल की है तो मैक्सिमम 2 महीने दी जा सकती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और अगर 1 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो मैक्सिमम 3 महीने, और इससे ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता ही नहीं है। और उसके अंदर भी लिमिटेशंस हैं। जब आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी को देते हो तो या तो 7 दिन मैक्सिमम दे सकते हो या 14 दिन, अलग अलग कंडीशंस में ये अलग अलग डिफर करता है। और जितनी आपने दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार में उसको दी है, उतना ही कम से कम आपको इंटरवल देना पड़ेगा अगली बार कन्फाइन करने से पहले। यानी कि 14 दिन अगर आपने किसी को कन्फाइनमेंट में रखा है तो अगले 14 दिन तक फिर उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। तो इसका आखिरी सेक्शन अब हम आ गए हैं, सेक्शन 75। ये कहता है एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर रिपीटर्स ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है जी, जिन लोगों को पहले सजा मिल चुकी है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी सजा 3 साल या उससे ज्यादा की थी, इस बार अगर वो रिपीट करके दोबारा से कोई ऑफेंस कमिट करके कोर्ट में आते हैं तो अब उन्हें ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी जितनी की नॉर्मली मिलती। यानी कि इस बार उनको उसी ऑफेंस के लिए या उस जितने सीरियस ऑफेंस के लिए 3 साल सजा नहीं मिलेगी, इस बार या तो 10 साल मिलेगी या उम्र कैद मिलेगी, मतलब उससे ज्यादा ही मिलेगी। ठीक है जी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भैया क्योंकि 3 साल से तो ये डर नहीं रहा तो उससे ज्यादा सजा मिलेगी तो डरेगा। मतलब कुल मिला के रोकना तो है ही ना उस आदमी को, डर तो बिठाना ही है। हमने एलिमेंट ऑफ फियर की बात इंट्रोडक्शन में ही कर ली थी, तो वो एलिमेंट ऑफ फियर उसके अंदर आया ही नहीं 3 साल में, वो 3 साल सजा काट के फिर वही ऑफेंस कर रहा, तो उसको सजा ज़्यादा देनी ज़रूरी है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 3 है वो ख़त्म होता है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, कई सारे सेक्शंस के बारे में मैंने डील किया, लेकिन क्योंकि ये पनिशमेंट था इसलिए बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आम नागरिक को भी ये पता होना चाहिए कि क्या गलत काम करने पर क्या पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।